आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको पोल दूंगा, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल आनंद, सिलेबस से बाहर आते हैं, इसलिए तो हम लोग को प्रिपेयर होना है। वी हैव टू प्रिपेयर बाय एनी मीन्स। एक पॉइंट को नहीं छोड़ना है, इसी करनी है। चलिए मैं आपको पोल दे रहा हूं। चलिए 10 हैज गिवन द आंसर। 10 लोगों ने आंसर कर दिया है। अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, लाइक दैट। चलिए वेरी गुड, 11 हैज गिवन द आंसर। 1 लोग बचे हुए हैं। 3 2 1 लेट गो। चलिए तो दिस टाइम मुझे लगता है ये सही होगा सबका। सबसे पहले देख लेते हैं लोगों ने सही आंसर दिया, क्या बात है। टोटल 9 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, बट अभी भी लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है। नो गाइस, आपको कोई बात नहीं। दीक्षा आप कमेंट में आंसर कर दीजिए प्लीज, कमेंट आंसर इन कमेंट तो जल्दी से। तो हमें देखने को मिलता है इसमें आप लोगों को क्वेश्चन गलत होनी ही नहीं चाहिए। खास करके मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स जो है उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब आपकी बेसिक्स भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि मॉर्गनथाउ ने क्लियर कहा था कि जो ये मोरल्स होते हैं, जो ये लाइक नैतिकता होती है, वो देश को ड्राइव नहीं कर सकती, वो इंटरनेशनल स्फेयर को ड्राइव नहीं कर सकती। अगर कुछ कंट्री ऐसे मोरल प्रिंसिपल से जाते हैं, दैट विल नॉट बेनिफिशियल टू देम। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब याद रखिएगा। फादर ऑफ रियलिज्म कौन माने जाते हैं, तो ये हंस जे मॉर्गनथाउ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से थिंकर इस थ्योरी से एसोसिएटेड है। व्हाट आर द थिंकर्स एसोसिएटेड विद रियलिज्म, जल्दी से। मैकियावेली, वेरी गुड। मैकियावेली बिल्कुल। आनंद वॉल्टर लिख रहे हैं, वो न्यू रियलिज्म से है। EH कार, वेरी गुड। इसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, कौटिल्य, थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स का देखिए कल एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कल भी एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। कौटिल्य बिल्कुल। थ्यूसिडाइड्स ने बुक लिखा था द फॉलो। ठीक है, याद रखिएगा। हॉब्स। तो ये सारे हंस मॉर्गनथाउ क्या करते हैं, किताब लिखते हैं। 1948 में किताब आती है, सबों को याद होगा, मुझे पता है। कौन सा बुक का नाम था, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखना है, हमेशा मुंह में रखना है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये किताब आई थी 1948 में, जिसमें इन्होंने काफी सारे थ्योरीज दिया। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनकी थ्योरी को। पावर मोनिज्म क्वेश्चन, हु कॉल्ड मॉर्गनथाउ थ्योरी एज पावर मोनिज्म, बिल्कुल स्टैनले हॉफमैन। याद रखिएगा, स्टैनले हॉफमैन ये मानते हैं कि थ्योरी है वो पावर मोनिज्म, लाइक द शक्ति द्वैतवाद है। कौन ये कहते हैं कि मॉर्गनथाउ रियलिस्ट थ्योरी है ही नहीं, मतलब ये यथार्थवादी है ही नहीं। इसमें 2 थिंकर्स आते हैं, किनेथ वॉल्स और एक और है, मैंने हमेशा बताया नाम। वॉसरमैन नहीं है, नो। वॉसरमैन बोलते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट में फुल स्टॉप लगा दिया गया, बिल्कुल। रॉबर्ट टकर, दीक्षा ने सही लिखा। किनेथ वॉल्स, ये 2 ऐसे थिंकर है जो मानते हैं भाई। वेरी गुड इवनिंग सुषमा। ये मठाऊ जो है वो सिर्फ उनकी जो कॉन्सेप्शन थी, उनकी जो बिलीफ थी, उस बिलीफ को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है। वो कोई रियलिस्ट थिंकर ऐसा काम वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं मॉर्गनथाउ से रिलेटेड। और भी काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके अभी हम लोग आगे सबको डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटनी चाहिए। नेक्स्ट, मार्शल प्लान से क्वेश्चन आता है हमेशा। मार्शल प्लान किस लिए था, मुझे लगता है कल भी ये क्वेश्चन आया है, यस्टरडे। अब देखिए कमेंट में नहीं करना है। सुषमा आप लिख रहे हैं पीजी स्टूडेंट प्लीज सेंड पेपर, ठीक है मैं डाल दूंगा ग्रुप में, अभी क्लास हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसका पोल दे रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए 11 हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड। चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, मैं पोल स्टॉप करके जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। लेट्स सी द रिजल्ट। वेरी गुड, राहुल, श्रद्धा, अंकिता, आनंद, पटेल, रीचा, सादिक्षा, मनीष, सुनीता, मानसी, सुषमा, वेरी गुड, क्या बात है। इस बार 12 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अभी भी 2 लोगों ने इसको इनकरेक्ट किया है, कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ है ध्यान से समझ लीजिए। जो मार्शल प्लान है, वो मार्शल जो थे आपके, ठीक है, जो अमेरिका के आप बोल सकते हैं वहां के एक लीडर थे, जो 1948 में एक प्लान लेकर आते हैं। क्या प्लान लेके आते हैं कि भाई जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है, अगर यूरोपियन कंट्रीज को हम हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, उनको $15 बिलियन का अगर हेल्प करेंगे, तो 2 चीजें होंगी। पहली पहली चीजें ये होंगी
ओके, ध्यान से सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं बात करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। पहले चीज ये होंगी कि वो लोग रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब यूरोप में जो इतना बड़ा डिवेस्टेशन हुआ है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो फिर से रिकवर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका का बात मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब ये दो चीजों प्लान के साथ हमें देखने को मिलता है। इस प्लान को जो इनेक्ट किया गया था वो 1948 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में मैंने यहाँ पे पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाती है क्लासरूम में, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि आज रसिया हैज बीन गिवन परमानेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग। आपको पता है रूस को यूएसएसआर का एक एंसेस्टर के रूप में भी देखा जाता है, यूएसएसआर का दादा के रूप में भी देखा जाता है, और लाइक यूएसएसआर का जगह जो है आज रसिया लिया है। तो क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से रूस को दिया गया है परमानेंट सीट इन द काउंसिल? मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या बात है, 9 लोगों ने यूं कर दिया आंसर, सर लीजिए ढाए। चलिए 10 लोगों ने आंसर किया है, 4 लोग अभी बचे हुए हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, थिंकिंग थिंकिंग, एक लोग अभी बचे हुए हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से कर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेट्स गो। चलिए तो दिस टाइम मैं देख लेता हूँ सबसे पहले कितना, 13 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, सिर्फ एक लोग गलत आंसर दिए हैं। क्या बात है, इसका करेक्ट आंसर लगता है मैं ही पहले बता दिया था आप लोगों को, इसलिए आप लोगों के लिए ज्यादा आसान भी हो गया, क्योंकि यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रखिएगा यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको बिलीव नहीं है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि रसिया को हम लोग इसका सक्सेसर मानते हैं, इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि 50% ऑफ द इकोनॉमी, या बोल सकते हैं यूएसएसआर का जो 50% था वो कौन था? आपका खुद रसिया था, ठीक है। 15 रिपब्लिक्स में जो सबसे बड़ा रिपब्लिक था वो आपका लाइक रसिया था। सर सोवियत का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है सोवियत कोई टर्म होगा रशियन, ठीक है, सोवियत कोई टर्म होगा, इसका कुछ मतलब होगा, मैंने भी इतना नहीं सोचा, कभी देखना होगा, ठीक है। मैं राहुल एक बार देख लूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ये बता दूंगा, ठीक है। चलिए कुछ टर्म होगा, कोई मतलब एग्जैक्टली होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए तो सबसे पहले बता दीजिए था वॉर्सो पैक्ट कब बना था, कितने को याद है? चलिए अभी विस्तार की बात हो रही है, थोड़ी सी कर ही ली जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1955, ओके। यूएसएसआर ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था, कब किया था? सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सबसे पहले कब किया था? 1949 या 1945? देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जल्दी से 1949 या 1945? 1949 या 1945? देखिए सब लोग अपना बदलना शुरू कर दिए। याद रखिए, ठीक है, बिल्कुल। यूएसए 1945 में करता भी, हिरोशिमा नागासाकी 2 जगह बम फोड़ भी देता है, ठीक है, जिसका नाम था क्या था? लिटिल बॉय एंड फाइटमैन, ठीक है, याद रखिए। और इसके बारे में देखने को मिलता है आपका जो यूएसएसआर होता है वो आई थिंक 1949 में ही, ठीक है। 44 बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं 44 एंड 45 पक्का? नो राहुल, मुझे लगता है 1949 ही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट यस। चलिए एक बार देख लेता हूँ मैं भी, प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट, यस यूएसएसआर, बिल्कुल 1949, वेरी गुड, 1949 है, 1949, बिल्कुल 1949, ठीक है, याद रखिएगा 1949, 1949 सबसे पहले यूएसए, उसके बाद है आपका यूएसएसआर, ठीक है, 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर आर्गुमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्श। आपको पता है रियलिज्म और न्यू रियलिज्म दो अलग अलग हैं, तो आपको बताना है क्या आर्गू करते हैं न्यू रियलिस्ट लाइक केनेथ वॉल्श। चलिए 8 has given the answer। चलिए 11, 13, एक लोग बचे हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए टाइम भी पूरा होने देते हैं। लेट्स गो फॉर द रिजल्ट दिस टाइम। देखते हैं, सबसे पहले 8 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है,
मनीषा, सुनीता, राहुल, अंकिता, मानसी, रीचा, आनंद, दीक्षा। क्या बात, बहुत अच्छा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही तो होगा। किनेट वर्ल्ड क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल रियलिज्म, यही तो बोलते हैं ना कि आप कैसे बिहेव करोगे वो इस बात से डिटरमाइन होगा कि आपकी सोसाइटी कैसी है। यानी कि जैसी वर्ल्ड स्ट्रक्चर होगी वैसा स्टेट्स बिहेव करेंगे। अगर वर्ल्ड स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी डिलेमा होगा तो जो स्टेट्स है वो अपनी पावर को मजबूत करने में लगे रहेंगे, यानी कि वो अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन वन जो है, स्ट्रक्चर आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टर्स। देखिए, स्टेट को इंपॉर्टेंट कौन मानते हैं? आपके मॉर्गन मानते हैं। मॉर्गन ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए। राहुल बोल रहे हैं सर नियो क्लासिकल रियलिज्म एंड क्लासिकल स्ट्रक्चरलिज्म कैसे डिफरेंट है। मैंने उसके बारे में आगे में राइट रखा है, बट इतना भी आपको बता देते हैं राहुल कि नियो, आपकी जो पता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो किसका, स्ट्रक्चरल रियलिज्म जैसे कि किनेथ वॉल्ट हो गए, मर्सियमा, ये लोग रिस्पॉन्स किए थे किसको? लाइक मॉर्गनथाउ को। लेकिन आपके जो नियो क्लासिकल रियलिज्म है, जो फरीद जकरिया जो है, उन्होंने किसको रिस्पॉन्स किया था? स्ट्रक्चरल रियलिस्ट को किए थे। मतलब वो किनेथ वॉल्ट एंड मर्सियमर को देखते हुए फिर नया थ्योरी दिए थे। ठीक है, उन्होंने होम एक्टर्स को, लाइक बोल सकते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टर्स जो लागू करने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं मार्क्सिस्ट, उसी को ऐड करने की कोशिश की। और वो लोग बोले, मतलब फरीद जकरिया ये बोलते हैं फ्रॉम वेल्थ टू पावर, मुझे लगता है ये किताब है राइट, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। और इस किताब में वही बोलते हैं, ठीक है, कैसे आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बाद में पावर बन जाती है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करना है, मुझे याद आया। क्या आप लोग पेपर वन पढ़ रहे हैं या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस जेआरएफ हो जाएगा? कोई ऐसे भी सोच रहे हैं क्या सर लाइक पेपर टू तो जिंदाबाद, पेपर वन का पता नहीं? कोई ऐसे भी लोग हैं क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपका 30 से लेकर 35 से कम, अगर प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, अगर कम से कम आपका 30 पेपर वन में सही नहीं हो रहा है तो इस बात को भूल जाइए, इस बात को भूल जाइए, जेआरएफ होगा। ठीक है, इस बात को भूल जाइए कि जेआरएफ होगा। 35, मिनिमम 35, याद रखिए। 30 से 35 आपको पेपर वन का है, एंड उसके लिए काफी सारी चीजें हैं, आपको पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे जैसे पढ़े, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं पेपर वन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग पेपर वन जैसे भी हो कीजिए, नहीं कीजिएगा तो लाइक कोई टाटा बाय बाय बोलते रहिएगा, नहीं होगा आपका जेआरएफ। ठीक है, मैं खुला मतलब बोल रहा हूं इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, हम लोग रियलिटी से भाग नहीं सकते हैं। सादिक्षा बोल रहे हैं सर मैथ्स का क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। सादिक्षा ऐसा है कि 5 आपका डीआई से आएगा और बाकी जो है आपके लाइक 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा, आप लोग बोलेंगे सर आप पेपर, चलिए ठीक है, तो लेट्स मूव। बिल्कुल लास्ट ईयर आया था सादिक्षा, अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो लास्ट ईयर आपका आया था, लास्ट ईयर आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। नॉन रेसिप्रोसिटी ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नेबरिंग कंट्री इन विच केस, मतलब ये नॉन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, आप लोग को बताना है। आप लोग आंसर कीजिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। चलिए, 11 लोगों ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा। 12, चलिए, 4, 3, 2, 1, गो, चला जाए। तो आई कैन सी दैट, देखते हैं सबसे पहले कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। क्या बात है, 11 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 2 लोगों ने किया है। तो याद रखिए, इंडिया ना तो हेजेमनी बनना चाहता था, ठीक है, ना तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को दबा रखना चाहता था, ना तो द डिसिप्लिनिंग ऑफ नेबरिंग कंट्री, अपने डिसिप्लिन मतलब नेपाल को बोलता था भाई तुम ऐसे करो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो उसमें था नहीं, लाइक भूटान को बोलता था ऐसा करो। नो, इसका जो
ऑप्शन है बी, यानी कि एफर्ट फॉर इंप्रूविंग टाइज, मतलब अपनी जो रिलेशनशिप है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। सिर्फ आपका कौन दो नहीं थे इसमें, एक चाइना नहीं थे और एक पाकिस्तान नहीं था। भारत इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने सारे कंट्रीज हैं सबको सबको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रेसिप्रोसिटी वो हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। और ये पॉलिसी कब आई थी? गुजराल डॉक्ट्रिन का पार्ट है, ये कब आई थी? इन विच द फॉलोइंग, गुजराल डॉक्ट्रिन का ईयर क्या था? अंकिता ने आंसर लिख दिया है, राहुल बिल्कुल याद रखिए 1996। ठीक है, आंसर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आप लोग खुद से कीजिए। ओके, चलिए खुद जल्दी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। ये आसान है, मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। चलिए 12 लोगों ने आंसर कर दिया है, 2 लोग सोच रहे हैं, 1 लोग अभी भी सोच रहे हैं। सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए हो गया, टाइम भी खत्म। लेट्स गो। क्या बात है, दिस टाइम सबसे पहले देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। क्या बात है, 11 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। इस बार 3 लोग फिर से गलत कर दिए, ये क्यों हुआ? तो दिस टाइम मनीषा, मानसी, अंकिता, सुनीता, सुलभ, आनंद, ऋचा, रोहित, सादीक्षा, सोनल एंड श्रद्धा। वेरी गुड, 11 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर विल बी। कैसे देखते हैं? ओके, आपका गड़बड़ी में हो गया। हड़बड़ी में हुआ तो अब बोला जाता है ना, हड़बड़ी की जगह तो गड़बड़ी होगा ही होगा। चलिए, इंडो सोवियत ट्रीटी कब हुआ था? 1971, सबको पता है। ठीक है, 1971, 1971। इसके बाद है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1970 है, 1974। ठीक है, इंदिरा गांधी, बिल्कुल याद रखिएगा 1974। नेक्स्ट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? देखिएगा 1962। इसके बाद हुआ था आपका एडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कब हुआ था? 1991 के बाद, मतलब इंडिया ने जब एलपीजी का प्रोग्राम अपनाया था। यानी कि 3 1 2 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें गलत हो रहा है मतलब प्रॉब्लम है, इसमें गलत हो रहा है मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, टाइम बहुत कम है और बहुत मेहनत करना है। चलिए बहुत अच्छा है, जिनका सही हुआ वो लोग भी मेहनत करते रहे। चलिए आप कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल कर सामने आ सकती है। लाइक इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कब किया? सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल 1998। ठीक है, 1998। ठीक है, ओके। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जिस समय हुआ था, उस समय आज के अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? बिल्कुल जॉन एफ कैनेडी, याद रखिए। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। चलिए और चलिए ठीक है, ओके। ये जो हुआ था एडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये क्यों इंडिया, किस कारण से इंडिया एलपीजी का प्रोग्राम अपनाया था? बाई विच बोल सकते हैं, किस मजबूरी में इंडिया ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था? वर्ल्ड बैंक? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्रेशर था वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी। ठीक है, इंडिया के पास खुद जो होती है ना फॉरेन एक्सचेंज के लिए फंड, वो कम हो गई थी। ठीक है, इंडिया में जैसे कि बस ऐसे समझिए कि आप अगर अमेरिका से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसको डॉलर में आप पैसे देंगे ना, तो आपके पास डॉलर थी ही नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट एक टर्म है, उसकी क्राइसिस थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की वजह से। आईएमएफ से, और उन्होंने क्या कहा, अगर आप लोग अपनी मार्केट नहीं खोलेंगे, अगर आप अपने प्राइवेट स्फीयर को वहां जगह नहीं देंगे, अगर आप ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, तब आपको हम तब तक लोन नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी 1991-2 में, हमें देखने को मिलता है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, कौन बताएंगे? हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम? बिल्कुल मनमोहन सिंह थे, याद रखिएगा। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विद
समथिंग मोर। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोगों को पता है लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म को मतलब यहाँ पे हम लोग आईआर में आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे किसको बात करने जा रहे हैं? वुड्रो विल्सन की, महात्मा गांधी की, ठीक है, इमैनुअल कांट की बात, ठीक है, ये लोग। तो लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म के मेनली बीच में डिफरेंस क्या था? आखिर वुड्रो विल्सन जो थे वो कैसे बात करते थे, और जो आपके रॉबर्ट कोहेन थे, जोसेफ नाई थे, वो किस बात से डिफर करते थे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपके लिबरलिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम डेवलप करेंगे तो क्या होगा? हमारा विश्व में कल्याण हो जाएगा। लाइक दैट हमारी जो पीस है, हार्मोनी है, वो एस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश करने की बात करते थे, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन जिसके वजह से हमें देखने को मिलता है पहले लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश होता है, बाद में फिर आपका वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, फिर चाहे आप यूएनओ है, वो सारा इसी फिलॉसफी का देन है। लेकिन न्यू लिबरल थोड़ा सा अलग मानते हैं। न्यू लिबरल क्या मानते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो पीस को एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल तो होगी, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हम पीस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये हेल्पफुल तो हो सकती है, मतलब आप जो बोल रहे हैं ये बात सही तो है, पूरा नहीं है, ये 50% ही सही है, तो 50% बाकी क्या सही है? 50% बाकी ये सही है कि इंटरनेशनल स्फीयर में क्या होता है, बाकी सारे कंट्री दूसरे से इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, इतने कॉम्प्लेक्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इंटरनेशनल स्फीयर जो है उस वे में उस तरह है वो ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूट ज्यादा जोर देते थे, वर्ल्ड गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। लेकिन आप लोग न्यू लिबरल यानी कि रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाइक ने क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की? यस और नो? ये वर्ल्ड सिस्टम को कैसा मानते थे? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ ही है अच्छा, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वर्ल्ड सिस्टम को। एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो? ओके, ओके, मुझे लगा कि मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, आप लोग फिर चलिए। ओके, तो ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इस टाइम देखिए एनार्की में एग्जिस्ट करती है, याद रखिएगा, रियलिज्म और नियो रियलिज्म, ठीक है, ये सब के सब जो है वो आपके वर्ल्ड को एनार्की, लिबरल जो है वो एनार्की नहीं मानते हैं, याद रखिएगा। राहुल बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस विल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग हार्मोनी। बिल्कुल हुआ राहुल, वही मैंने बात कहा कि इंस्टीट्यूट पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, बट हाँ हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है, हेल्पफुल हो सकती है। ओके ओके, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ये इंटरनेशनल स्फीयर को एनार्किक मानते हैं। एनार्की कि वर्ल्ड में कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है स्टेट्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही, यानी कि नहीं बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को बोलेंगे, इंडिया को बोलेंगे, लाइक सबको बोलेंगे कि तुम, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाइक से को आप लोग क्यों जानते हैं? वाटर, जल्दी से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या हुआ? चलिए, सॉफ्ट पावर, बिल्कुल सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? आपके जोसेफ नाई देते हैं, बिल्कुल याद रखिए। आगे और क्या, और क्या याद आ रहा है? एक चीज तो याद आ गया, और क्या याद आ रहा है? ओके, और कुछ याद नहीं आ रहा है? बिल्कुल, श्रद्धा ने वेरी गुड, बहुत अच्छा श्रद्धा, हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स, ठीक है। इन्होंने हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स की बात की थी। हाई पॉलिटिक्स यानी क्या? द पॉलिटिक्स विच इंक्लूडेड लाइक मिलिट्री, द पॉलिटिक्स, ठीक है। और जो लो पॉलिटिक्स यानी कि जहां पे हम कल्चरल स्फीयर की बात करते हैं, सोशल स्फीयर की बात करते हैं, वो लो पॉलिटिक्स में आता है, बिल्कुल, ट्रेडिशंस में, बिल्कुल। और क्या, और कुछ याद आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट बुक, कॉमन बुक जो है, बुक रिटन बाय जिम, कौन सी बुक है? पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। मुझे जहां तक याद आ रहा है ये 1977 में आया है, 1977, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो दिस जोसेफ नाई एंड लाइक रॉबर्ट कोहेन, इनसे लोग तो बात कर लिए लिबरलिज्म एंड, अब बात करते हैं नियो लिबरल और वॉइस ब्रेक। एम आई, मेरे लिए सबको प्रॉब्लम हो रही है? एम आई ऑडिबल? ब्रेकिंग, अच्छा,
अभी ठीक है, अभी ठीक है या ब्रेक अभी भी हो रही है? इज इट ओके? ओके, बीच बीच में शब्द कट रहे हैं। ओके, मैं कुछ देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, एक मिनट प्लीज वेट। ओके, अभी ठीक है? इट क्लियर नाउ? ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं अब न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है, ये दोनों रिएक्शनरी है। मतलब जो न्यू लिबरल आया वो लिबरल का रिएक्शन में आया, और न्यू रियलिज्म जो आया वो आपका किसका रिएक्शन में आया? तो वो मॉर्गन था, वो जितने रियलिस्ट थ्योरिस्ट थे उनके रिएक्शन में आया। ठीक है, तो एक चीज जो कॉमन है दोनों के बीच में, दोनों ये मानते हैं कि जो आपकी वर्ल्ड अफेयर है वो एनार्किक है। मतलब कोई यूनिवर्सल या बोल सकते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की कमी है। ठीक है, याद रखिएगा। नियो लिबरल ये बोलते हैं, आपको पता है लिबरल थोड़ा से कोऑपरेटिव बोलते हैं, वो बोलते होता है अच्छा होता है, कोऑपरेटिव होता है। तो ये बोलेंगे कि जो वो क्या होता है, कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, ये पीसफुल है। वहीं हमें जो है ये मानते हैं कि इस वर्ल्ड में है, यू हैव रेड अबाउट लाइक किनेथ वॉल्स एंड को पढ़ा है। ठीक है, वो लोग कोऑपरेशन की बात नहीं करते हैं, रियलिज्म की बात करते हैं। जहां एक और ये बोलते हैं कि वर्ल्ड स्फीयर में क्या हो रहा है, सारे के सारे कंट्रीज अपने आप को कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके मर्सियमर और चालाक निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कंट्रीज जो है ऑफेंस करने के लिए। वॉइस ब्रेक। क्या अभी ठीक है? क्या अभी ठीक है? इज इट क्लियर गाइस? अभी चलिए, तो अगर कटेगी तो मुझे बता दीजिएगा। ओके ओके, चलिए। तो आपको दोनों जो है वो ये मानते हैं वर्ल्ड सिस्टम जो है वो एनार्की, गवर्नमेंट की कमी है। Rahul Liberalist also says that neo-realist give too much importance to anarchy and ignores how cooperation. बिल्कुल राहुल, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है कि रियलिस्ट जो है वो मानते ही नहीं है कि कॉपरेशन पॉसिबल है। ऑफेंसिव रियलिस्ट कर रहे हैं, ऑफेंसिव रियलिस्ट कर रहे हैं। मतलब जब ऑफेंसिव एंड चल रही है तो कॉपरेशन किस बात की, जब सारे पावर गेन करने में लगे हैं तो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इस जो है वो इंटरडिपेंडेंस में बिलीव करते हैं, बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स रूप से बंधा हुआ है। ये ट्रेड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। तो ट्रेड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तब क्या होगा, वर्ल्ड में क्या होगा, आपस में कंट्रीज अच्छे से लाइक दे विल मोर दे विल बी कोऑपरेटिव। ठीक है, वहीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसने दिया है? हु गेव द कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी? बिल्कुल, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बिल्कुल याद रखिएगा, जिनको याद नहीं है, माइकल डॉयल। इस कंट्री में पूरे विश्व में क्या है, अगर कभी भी हम देखने को मिलता है जो युद्ध है वो नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं। और ये कि एनार्किक सिस्टम जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फिर से वॉइस ब्रेक। ओके, क्या ओके आप बता दीजिएगा। ठीक है, देखता हूँ कुछ उपाय होता है। इज इट ओके नाउ? ओके ओके, देखिए, तो वहीं हमें देखने को मिलता है जो न्यू रियलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि एनार्किक सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, जबकि जो
कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और वहीं आपके जो रॉबर्ट कोहेन है, ठीक है, जोसेफ नाई, ये बोलते हैं कि भाई ट्रस्ट बिल्ड करो, मतलब कॉपरेशन करो, इससे बेहतर होगी। लेकिन ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। पावर जो है वो एक मीन्स होता है नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट गेन में, ओके, देखिए एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट गेन एंड रिलेटिव गेन, ठीक है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन एब्सोल्यूट गेन में बिलीव करते हैं, कौन रिलेटिव गेन में बिलीव करते हैं। एब्सोल्यूट गेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बैठे बच्चे जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर सब लोगों के पास एक जैसी पावरफुल हो जाए, सभी के सभी अरबपति खरबपति बन जाए, तो उससे किसी सामने वाले को दिक्कत नहीं है, ठीक है, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलेटिव गेन का मतलब क्या है, अगर सामने वाला आदमी अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है तो हम 5 लाख कमाएंगे, अगर हम 5 लाख कमा रहे हैं दूसरा आदमी 7 लाख कमाएगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे से तुलना करने के बाद। तो जो जो एब्सोल्यूट गेन में बिलीव करता है वो आपके नियो लिबरलिज्म बिलीव करता है, और जो रिलेटिव गेन में बिलीव करता है वो आपके नियो रियलिस्ट बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर? क्या इससे क्वेश्चन गलत होंगे? मुझे लगता है क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? सुनिए, मानसी बोल रहे हैं नो। ओके, आप गलत होंगे वो लिख रहे हैं आप, मुझे लगता है। चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड मुझे लगता था कि ये डिफरेंशिएट करने में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज, ठीक है, इसलिए मैंने इसको खास करके रखा है। यस, ओके, चलिए, तो मुझे लगता है रियलिज्म को मैंने डिस्कस किया है, तो इसको फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया नियो क्लासिकल रियलिज्म भी, तो उसको डिस्कस भी कर लिया जाए क्या? चलिए, देखिए यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नव शास्त्रीय लाइक यथार्थवाद, ठीक है, जिसमें हमें देखने को मिलता है फरीद जकरिया। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें बस इतना याद रखिए कि जो नियो क्लासिकल रियलिस्ट जो है वो इस बात पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि जो वैल्यूज रियलिस्ट थ्योरी से हट गए थे, ठीक है, हमारा स्टेट एज ए एंटिटी जो डिनाई किया जा रहा था केनेथ वॉल्स के द्वारा, ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्फीयर और स्ट्रक्चर थे, वो सही नहीं है, ठीक है। वो ये बताते हैं कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारा स्टेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्फीयर में। तो कुछ चीजें हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये जो टर्म है वो कहां से आया है, तो सबसे पहले इस टर्म को, यानी कि नियो क्लासिकल रियलिज्म जैसे टर्म को, एक आर्टिकल लिखा गया था। ये आर्टिकल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, नियो क्लासिकल रियलिज्म एंड द थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। किनके द्वारा लिखा गया था? तो रोज गॉर्डिन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोज गॉर्डिन, इन्होंने लिखा था और इस टर्म को सबसे पहले अपने आर्टिकल में यूज किया। ओके, नेक्स्ट कुछ और थिंकर्स एसोसिएटेड है, बस इतना याद रखिए। एक है आपके स्लेवर, क्या याद रखिए, स्लेवर इस टर्म को यूज करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं आपके फरीद जाकरिया, ठीक है, बाकी चीजें लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फरीद जकरिया जो बुक लिखते हैं फ्रॉम वेल्थ, इस बुक में उन्होंने अपनी फेमस आइडिया दिया है। तो टर्म की बात है ना श्रद्धा, यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल लिखी गई थी, नियो क्लासिकल रियलिज्म एंड थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गोल्डिंग की थी। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ध्यान से, नियो क्लासिकल रियलिज्म फर्स्ट अपीयर्ड इन द रिव्यू आर्टिकल, जो यहाँ पे आया था उसमें आया था, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए? कैन वी मूव अहेड? ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, समझने में मजा आता है कि प्रैक्टिस करने में मजा आता है? क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि जब मैं समझाने चले जाते हैं, 2-3 लोग चले जाते हैं, सर क्या आप शुरू कर दिए अपना? चलिए चलिए चलिए, ओके, ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम क्यूजी है, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन है टोटल, 20 क्वेश्चन टोटल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड फंक्शनलिज्म कैन इंडीड बी इंटरप्रेटेड एज कॉन्शियसनेस अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म? आपको मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज गिव योर आंसर इन द पोल। चलिए, ओके, एंड आई कैन सी दैट अंकिता, रिचा, सादिक्षा, ओनली 3, क्या बात है, मात्र 3 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
क्वेश्चन ये था कि फंक्शनलिज्म कैन इंडीड बी इंटरप्रेटेड एज कॉन्शियसनेस अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। तो ये जो आइडिया है, ठीक है, बिल्कुल मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जितने सारे क्वेश्चंस आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, मैंने शुरू में कहा है कि आपको मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो काफी नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होती है वो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। जो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन है हम लोग उसी को कर A critic to structural functionalism, W.G. Runciman जो है has said that functionalism can indeed be interpreted as a consciousness alternative to Marxism। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग बोलेंगे सर कभी तो सुने नहीं थे। कैसे नहीं सुने थे? तो यही सारे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग बीच बीच से कहीं भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनइक्वल एक्सचेंज। ये किसने ये आइडिया दिया? हु गेट द आइडिया ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज? मुझे लगता है ये आसान क्वेश्चन है, लोगों ने सुना है काफी बार। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। चलते हैं रिजल्ट की ओर। दिस टाइम आई कैन सी दैट, क्या बात है, मात्र दो लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, रीचा एंड सुषमा। वाई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, समीर अमीन। समीर अमीन जो है वो अनइक्वल एक्सचेंज की बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। समीर अमीन गेव द आइडिया लाइक अनइक्वल एक्सचेंज। ये क्या बोलते हैं इस बात को ध्यान समझिए। ये बोलते हैं कि अमीर जो कंट्रीज होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वो आप जैसे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगे, ठीक है। वो आपसे रॉ मटेरियल उठा कर ले जाएंगे 50 रुपए का, और वो उससे कमाएंगे लाइक 50,000 रुपए, और जो प्रॉफिट होती है वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो क्या ये इक्वल एक्सचेंज हुआ? नो, दिस इज नॉट ए अनइक्वल एक्सचेंज। ये क्या है? ये एक अनइक्वल एक्सचेंज है। इसको यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। I mean, in 1970s presented a new version of unequal exchange by considering wages as an endogenous level, and he showed that unequal exchange allowed capitalist countries to protect profits। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये भी नया क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, समीर अमीन किस एसोसिएटेड है? आप लोगों को तो इतना थॉट से एसोसिएटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडेंसी थ्योरी याद रखिए। ही इज एसोसिएटेड विथ डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट। हु क्वाइंड द टर्म अंडर डेवलपमेंट? जल्दी से बताइए, हु क्वाइंड द टर्म अंडर डेवलपमेंट? हु क्वाइंड द टर्म अंडर डेवलपमेंट? एजी फ्रैंक, वॉलस्टीन, फ्रॉम, ग्रामसी, और कोई नाम? अमीन, और कोई? आगे पीछे दाएं बाएं से उठा के लाइए। चलिए बहुत अच्छा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इमैनुअल वॉलस्टीन, ठीक है, याद रखिए। इमैनुअल वॉलस्टीन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से एसोसिएटेड है, इमैनुअल वॉलस्टीन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से एसोसिएटेड है, जिन्होंने आइडिया ऑफ कोर, सेमी फेरिफेरी एंड फेरिफेरी दिया था, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी उन्होंने इस टर्म को यूज किया था। क्या टर्म था? अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ ही गया। एक चिलकोटे है, ठीक है, चिलकोटे नाम के थिंकर है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी को 4 आइडियाज में डिवाइड किए हैं। याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि चिलकोटे ने इनमें से कौन सा एक डिवीजन नहीं किया है। तो इन्होंने जो डिवीजन किया है उसमें सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कई बार पढ़े हैं। इसके बाद न्यू डिपेंडेंसी, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, हु गेट द आइडिया ऑफ न्यू डिपेंडेंसी, या न्यू डिपेंडेंसी से एसोसिएटेड कौन है? याद रखिएगा, डॉस सेंटोस। इसके बाद डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, ये एक क्लासिफिकेशन किए थे जिसमें कार्डो। एंड नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था डिपेंडेंसी एंड इंपेरियलिज्म, जिसमें बारन, स्वेजे एंड कोजनोव ऐसे कुछ थिंकर्स आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, चिलकोट द फोर क्लासिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, एंड दीज वेयर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, न्यू डिपेंडेंसी, डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड इंपेरियलिज्म, याद रखिएगा जिसको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो मुझे लगता है वर्ल्ड सिस्टम को पता होगा, इसको एक्सप्लेन किया जाए या आगे बढ़ा जाए? मुझे लगता है आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सबको पता होगा। सबको पता है? एवरीवन ओके विथ? चलिए, मुझे लगता है सबको पता होगा, बाकी लोग बताएं जल्दी से। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ओके, कौन सी आप बोल रहे हैं न्यू डिपेंडेंसी, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, प्लीज गिव मी।
देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बस ये याद रखिए, ठीक है, कि कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी की बात की गई। इसमें बाकी जो कंट्रीज आते हैं, आप कंट्रीज का नाम याद रख सकते हैं। बस इतना समझिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे वो आपकी कोर में आएंगे, जो डेवलपिंग होंगे वो आपका सेमी पेरिफेरी में आएंगे, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होंगे वो आपका पेरिफेरी में आएंगे। मतलब पेरिफेरी को कौन एक्सप्लॉइट करेगा, उसको सेमी पेरिफेरी वाले भी करेंगे और कोर वाले भी करेंगे। कोर भी विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय होम, कौन इनमें से कौन, कोर को कौन एक्सप्लॉइट करेगा, कोई है? बिल्कुल याद रखिए, नो, कोर को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखिए डेवलपमेंट थ्योरी से। लुसियन पाई की बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बुक है इंपॉर्टेंट जो है। इसके बाद पॉल बारन की है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। लुसियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल ये भी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और सैमुअल हंटिंगटन की बुक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। ये एक दो नहीं, कई बार आ चुका है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन की बुक है द थर्ड वेव। इसकी इनकी जो बुक है वो क्या है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस, ठीक है, याद रखिएगा। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स। एस एम लिप्स पॉलिटिकल मैन, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन किसकी बुक है, हु रोट द बुक राइट्स ऑफ मैन, हु रोट द बुक राइट्स ऑफ मैन, बिल्कुल याद रखिएगा, थॉमस पेन। थॉमस पेन ने ही तो कहा था ना कि लाइक अ स्टेट एज नेसेसरी इविल, अ स्टेट एज नेसेसरी इविल, थॉमस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पोस्ट सोवियत एरा रसिया आउटलुक एट ग्लोबल लेवल। आप कैसे इसको एनालाइज करते हो, रसिया अभी कैसा देखा जाता है वर्ल्ड में अभी, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ओके, चलिए 12 हैज गिवन द आंसर, दो लोग बचे हुए हैं, 13 14। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द रिजल्ट। इस बार देखते हैं सबसे पहले कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। 5 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ऋचा, श्रद्धा, राहुल, अंकिता एंड आनंद, वेरी गुड। मैंने बोला था कि इसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। देखते हैं कैसे, कौन सा सही होगा। आज सोवियत यूनियन यानी कि आज जो हमारा रसिया है, रसिया को कैसे देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, क्या वो अपना रिजिड आइडियोलॉजिकल पोजीशन आज भी बनाकर रखा है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आज भी है, आज भी है क्या वो, क्या आज भी है, नो, नो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, एनहांस रोल फॉर सोवियत एरा लेगेसीज, क्या आज भी वो सोवियत एरा के लिए काम कर रहा है, क्या उसको और लेगेसी को बनाकर रखना चाह रहा है ना, नो, बिल्कुल। लास्ट ऑप्शन, रिजिडनेस ऑफ कोल्ड वार एरा, ठीक है, क्या वो कोल्ड वार एरा में बहुत ज्यादा रिजिड था, क्या वो हमेशा से रिजिड रहा है कोल्ड वार में, नो, बिकॉज देख आपका आर्म स्ट्रेटेजी होता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में, वो खुद अपना क्यूबा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रैग्मेटिक डी आइडियोलॉज वर्ल्ड व्यू। आज हम लोग रशिया को जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि किस रूप में, क्योंकि आज वो किस लाइक अपनी सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, लेनिन स्टालिन की जो आइडियोलॉजी थी उससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आज वो डी आइडियोलॉज हो गया, कंट्री से एक कैपिटलिस्ट कंट्री, एक लिबरल कंट्रीज की ओर आगे, जब से ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका का आया था, ये ये चीजें ठीक हो गई है। तो क्या समझ पाए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है, चलिए वेरी गुड। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का 10वां क्वेश्चन। द पॉलिसी ऑफ कैंटोनमेंट
फॉर्मुलेटेड बाय यूएस M2। जो यूएस का पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट था वो आपको बताना है, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या बात है, 12 लोगों ने आंसर कर दिया है, 2 लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा, सोचिए। ओके, 13 हैज गिवन आंसर, 14 चलिए सब लोगों ने आंसर कर दिया। देखा जाए रिजल्ट, दिस टाइम सबसे पहले 9 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। क्या बात है, मानसी, अंकिता, राहुल, रिचा, सोनल, मनीषा, सुनीता, आनंद and श्रद्धा, वेरी गुड। 9 has given the correct answer. The correct answer is option A. Checking globally is the influence of the Soviet Union. जो आपका कंटेनमेंट है कि जो सोवियत है उसको रोको, सोवियत के स्प्रेड को रोको, कहाँ रोको, कंट्रीज में रोको, ठीक है, वहां पे उसको बढ़ने मत दो। तो आप देख, चेकिंग द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑफ ईरान, बिल्कुल ये नहीं था, नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड नहीं था, और काउंटरिंग द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ ये आपका सोवियत यूनियन से था, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे आसान नहीं, क्योंकि जहां भी आता है टर्म कंटेनमेंट तो एक ही चीज आता है कि अमेरिका बढ़ने से रोक रहा है यूएसए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सादिक्षा आप डी लिख रहे हैं, डी मतलब डी सही है। अच्छा अभी मुझे नहीं पता आप क्यों लिख रहे हैं, चलिए ओके। हाँ हाँ बोल सकते हैं कि नाउ प्रेजेंट, बोल सकते हैं क्वाड, जैसे कि क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए सब लोग मिलकर और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग। मैं आपको पोल दे रहा हूं, काफी आसान है ये, मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला है। जल्दी से आंसर कीजिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देयर इज नथिंग लाइक इजी टू दिस क्वेश्चन, ये लड्डू क्वेश्चन है। चलिए 2 लोग अभी बस चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया, देखा जाए कितने लोगों को सही हुआ है। क्या बात है, ताली। सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कितना आसान क्वेश्चन था। मॉडर्न का प्लान किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपके सिस्टम अप्रोच इन द इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड है, क्योंकि उन्होंने 6 मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम दिए थे। एंड्रो गुंड्रो फ्रैंको, अभी हम लोगों ने बात की थी, किससे एसोसिएटेड है, तो आपके डिपेंडेंसी थ्योरी से एसोसिएटेड है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, लाइक मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल से एसोसिएटेड है। आपके हांस जे मॉर्गनथाउ फादर ऑफ रियलिज्म, ठीक है, थ्योरी ऑफ रियलिज्म देते हैं, 6 थ्योरी ऑफ रियलिज्म। मिखाइल गोर्बाचेव की बात अभी हमने की थी, लाइक पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन बहुत अच्छा आप लोगों ने सही किया। अब चलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, 6 मॉडल को रिवाइज करवा दे, ओके ठीक है। 6 मॉडल कौन कौन सी थी, सबसे यूनिवर्सल, लाइक बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, बिल्कुल पहला जो था बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर जो पहले हम देखने को मिलता है 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में यूरोप में देखने को मिलती है, उसके आता है टाइट बाइपोलर सिस्टम, उसके बाद लूज बाइपोलर सिस्टम, उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल विटो सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, उसके बाद हायरार्कियल और उसके बाद यूनिवर्सल विटो सिस्टम। ओके मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम, उसके बाद लूज बाइपोलर सिस्टम, उसके बाद यूनिवर्सल सिस्टम, उसके बाद आता है आपका हायरार्किकल सिस्टम एंड लास्ट में आता है यूनिवर्सल वीटो सिस्टम। याद रखिएगा, यूनिवर्सल वीटो सिस्टम और लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज, और मैं आपको पोल प्रोवाइड करता हूं, देखते हैं इसमें कितना। सोच सोच के आंसर कीजिएगा।
क्या बात है, 12 लोगों ने आंसर कर दिया है, 13 ने कर दिया, 1 लोग बचे हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा, लेट्स मूव। दिस टाइम कितने लोगों ने आंसर किया है सबसे पहले देख लेते हैं। 10 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्या बात है। 3 लोगों ने इनकरेक्ट किया है, बाकी सभी ने करेक्ट किया है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑब्वियस सी बात है। कब हुआ था कॉन्टेस्ट? 1945-47 के आसपास से शुरू हुआ था ये, ठीक है। 1948 अभी हमने बात 47-48 से। डिसोल्यूशन ऑफ द यूएन या सोवियत यूनियन कब हुआ, आप लोग को बताएं कब हुआ था ये? 1991, बिल्कुल 91 में ये हुआ। उसके बाद ईरान इराक वॉर, ये कब हुआ? ईरान इराक हुआ था, कब हुआ ये ईरान इराक वॉर? 1980 के आसपास में, ठीक है। 1980, 1980, ठीक है, ओके। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर लाइक 4, ठीक है, यूएस। अब देखिए यहाँ पे श्रद्धा आप लिख रहे हैं वो सही नहीं है, 1979 नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन यूएस वॉर ऑन टेररिज्म, मतलब जो अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था, कहां पे? अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था लाइक अफगानिस्तान पे, वॉर अगेंस्ट टेरर। किसके बाद हुआ था, कौन सा इंसिडेंट था? बिल्कुल वही 9/11 की घटना। कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल वो सोवियत यूनियन वहां पे वॉर हुआ था 1979 में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद आता है आपका इराक ईरान वॉर लाइक 19, ऑप्शन नंबर 2 लाइक डिसोल्यूशन ऑफ द 1991 लाइक 4, ठीक है, याद रखिए इसको, दिया है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक नागोर्नो काराबख जो डिस्प्यूट है वो किसके किसके बीच में है? मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है एंड कुछ लोगों को क्या लड्डू क्वेश्चन, जिन्होंने सुना होगा उनके लिए काफी आसान हो गए। ओके, क्या बात है, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। 3, 1 गो, देखना तो है। दिस टाइम क्या बात है, 6 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 8 लोगों ने ऑप्शन डी के साथ गए। तो रीचा, राहुल, सोनल, रोहित, अंकिता एंड श्रद्धा, 6 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशन, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में इसका एक डिस्प्यूट है, ये क्या है? नागोर्नो काराबख एक जगह है, ठीक है, लाइक वहां पे कुछ आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं और इस प्लेस को लेकर वहां पर टेरिटरी डिस्प्यूट है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको मैच करना है। आई नो ये अलग होगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर कहां से ऐसा क्वेश्चन उठा के लाए हैं, बट यस दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक से पढ़िए, मैं आपको पोल दे रहा हूं। चलिए, ये सारे के सारे किताब हैं और सारे के सारे राइटर्स हैं, आई होप आप होगा। चलिए लेट्स गो फॉर द रिजल्ट। दिस टाइम मनीषा, राहुल, सुनीता, रिचा, मानसी, सोनल, रोहित, वेरी गुड। 7 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको हम लोग पहले डिटेल से आपके यहाँ जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बुक है फील्ड स्टेट, एक्चुअली इसमें जो है आपके जो है वो अमेरिका को एक फील्ड स्टेट कहते हैं, ठीक है, यूएसए को बोलते हैं फेल्ड स्टेट, द एब्यूज ऑफ पावर एंड असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। ये जो बुक है वो नाम चमस्की की है और ये 2006 में आई थी। एंड डिफेंस, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी है केनेथ ए बोल्डिंग की किताब, आपकी प्रकाशित होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द अनार्कियल सोसाइटी, आपकी हेडले वुल की है, ठीक है, याद रखिएगा, और ये 1977 में आती है।
स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक बड़ा इंटरेस्ट, द इंडियन ओशियन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर, इंटरेस्टिंग बुक है, ध्यान से देखिए। और इसके जो राइटर है वो है रॉबर्ट डी कपलान, जो है वो किताब लिखते हैं मॉनसून द इंडियन ओशियन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर। ठीक है, तो इनके लिए क्वेश्चन नया था। यहाँ पे लोग हैं, मुझे लगता है जितने लोगों का गलत हुआ होगा सबके लिए नया होगा। चलिए बिल्कुल, तो सीखना है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज करना है इनको, खुद से अरेंज कीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मुझे लगता है इसमें कोई गलती नहीं आ। चलिए, एक लोग अभी बचे हुए हैं, 4 3 2 1 गो। चलिए, तो देख लेते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर गिवन बाय सुनीता, मानसी, सोनल, मानसी, रीचा, श्रद्धा, शुभ्रांशु। वेरी गुड, 8 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बाकी लोग इनका आंसर गलत कर पाए। मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन तो कुछ नहीं था। इनमें से बताइए सबसे पुराने कौन है, खुद बताइए। इनमें से कौन ऐसे थिंकर जो सबसे पुराने हैं, इनको सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, खुद बताइए कौन है सबसे पुराने। इमेनुअल कांट, तो सब, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सबसे पहले 2 है, तो इसमें तो बस ये टाइप के क्वेश्चन गलत मत कीजिए। कई बार क्वेश्चन आया नहीं डाला है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर पी वाई क्यूज, एंड ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा, जहां पे करना कुछ नहीं है, बस फिर से गलत होगा, नहीं होनी चाहिए ऐसे गलत, ठीक। पढ़ते हैं, व्हाई इज रिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का, उसमें रिफॉर्म्स क्यों प्रॉब्लमेटिक है, आपको बताना है। नेबर कॉन्सेप्ट क्या था, क्या बोल रहे हैं मानसी, नेबर कॉन्सेप्ट, मैं समझ नहीं पाया, उनके बारे में बात कर रहे हैं क्या। चलिए इसके पहले मैं बोल दे रहा हूँ इसका, आप लोग पोल में। ओके, रेनाल्ड नोबल का कॉन्सेप्ट कौन था, क्या था, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो दिस टाइम राहुल आंसर कर दिया होगा, आनंद, अंकिता, सादिक्षा, सुषमा, श्रद्धा, सुनीता, रोहित, 12 है, 12 है गिवन द करेक्ट आंसर, लेकिन अभी भी 2 लोग गलत कर दिए, ये क्या हुआ, गलत नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में, तो लड्डू क्वेश्चन है, ये एक लड्डू क्वेश्चन है। कैसे लड्डू क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात कि ऑप्शन ए देखते हैं, इनलार्जिंग द परमानेंट मेंबरशिप, सोच के देखिए, अगर 5 वीटो मिला हुआ है सबको तो इतना प्रॉब्लम होता है, 15 लोगों को वीटो दे दिया जाए, क्या डिसीजन डिसीजन मेकिंग जो होगा, क्या वो आसान होगा। 15 लोगों को अगर वीटो दे दिया जाए तो कभी आसान नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्या कोई भी ये चाहता है कि हम भाई छोड़ दे परमानेंट कुर्सी जो मिली हुई है उसको, एंड दूसरे कंट्रीज को आने दे, कोई ये नहीं। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट मेक एन अनकॉन्ट्रोवर्शियल केस फॉर एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि किसको बनाया जाना। आपको पता है G4 एक ग्रुप है, ठीक है, G4 ही है या P4 है आई थिंक, ठीक है, हाँ, ऐसा एक ग्रुप है, ठीक है। साथ साथ और भी ग्रुप्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें ये बात किया गया है कि इन सारी कंट्रीज को होनी चाहिए, लाइक, तो कैसे आखिर डिसाइड किया जाए, इसलिए ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो
हमें देखने को मिलता है। रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं हो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यूएनओ से थोड़ी सी चीजें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से बताएं यूएनओ के बारे में क्या क्या पता है आप लोग, खुद से कमेंट में बताएं। मुझे पता है कि सब लोगों को सब कुछ पता है, जिनके मन में जो आ रहा है लिख दीजिए। 24 अक्टूबर 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुई, बहुत अच्छा श्रद्धा, वेरी गुड। 24 अक्टूबर को यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में चार्टर साइन की गई थी। उस समय पोलैंड नहीं किया था, 50 कंट्रीज ने एट द टाइम किया था, टोटल 51 कंट्रीज ने साइन किए थे। बिल्कुल। और क्या, उसके टोटल 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन है, 15 जज होते हैं उसके, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए बनते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी के लिए उनको बनाया गया है। आईसीसी की जो हेडक्वार्टर है, आईसीसी है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। मॉन्टेनेग्रो 2006 में ऐड हुआ था, साउथ सुडान 2011 में ऐड हुआ था। 19 चैप्टर्स हैं, 111 आर्टिकल्स हैं, टोटल 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट है। तो ये भी बता दीजिए कि ये जो प्रोविजन थी वो 11 से बढ़ाकर 15 किस साल की गई थी? 11 याद रखिएगा। इसके बाद 6 इंग्लिश एंड फ्रेंच, दो ऐसे लैंग्वेजेस में 1965 था। साथ और भी कई सारी चीजें हैं। हमें देखने को मिलता है कि हर साल यूएन की बैठक यूएन की बैठक कितनी बार होती है, लाइक जनरल असेंबली की बैठक एक बार होती है। ठीक है, सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक में शुरू होती है। ठीक है, और फिर आपका बिल्कुल सितंबर के ट्यूसडे को, मंगलवार को, समथिंग ऐसे ही कुछ। ठीक है, बिल्कुल थर्ड वीक। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, याद रखें। अभी हाँ, अभी कौन है कि उसके सेक्रेटरीट कौन है, याद रखिए वो किस कंट्री से है। ठीक है, प्रेजेंट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ योर, याद रखिएगा ये सारी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके, लाइक इंटरनेशनल से कौन एक जज है, भारत से कौन एक जज है। ठीक है भाई कहाँ राहुल, आप क्रांतिकारी बन रहे हो चलिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल, दलबीर सिंह भंडारी, याद रखिएगा, दलबीर सिंह भंडारी भी 15 जज में से एक जज है आपके, कहां पे है वो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर द हेग है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ करेंगे कभी तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आप डिस्कस करना शुरू कर दिए। ओके, नेक्स्ट 17, अ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम रिक्वायर दैट, आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर, आपको मैं बोल दूं खुद से। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सटीक दिमाग लगाया है। चलिए, तो दिस टाइम 12 हैज गिवन, वेरी गुड, गिवन द करेक्ट आंसर, गलत दिया है, कोई बात नहीं, जिनका आंसर गलत हुआ ध्यान समझ लीजिए। तो अपने कंट्रीज में लिबरलाइजेशन, प्रोवाइडेशन, ग्लोबलाइजेशन करो, बात खत्म। ठीक है, स्टेट्स में क्या है, क्या वो रिडिस्ट्रीब्यूट को और ज्यादा रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे अभी जिन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वो सब तो ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। सर वॉइस फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल क्लियरली, और इज देयर एनी प्रॉब्लम? अभी ठीक है? ओके, ब्रेक हो रही है, ओके ठीक है, अब नहीं होगा मे बी ब्रेक, ठीक है, अब नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो फॉर दिस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है SORT शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है। ये आसान क्वेश्चन है।
चलिए 10 मोर सेकेंड्स आर रिमेनिंग। एक लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए आप भी आंसर। चलिए ओके, दिस टाइम सबसे पहले देखते हैं कितने लोगों ने। 8 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, कांग्रेचुलेशन। तो राहुल, अंकिता, ऋचा, सुनीता, मनीषा, आनंद, रोहित एंड श्रद्धा, वेरी गुड। 8 टाइम्स गिवन द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर इसको समझते हैं। शॉर्ट एक ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव ट्रीटी, जिसके बारे में हम लोग ये देखते हैं कि आपकी यूएसए एंड यूएसए साथ, मतलब रशिया और यूएसए दोनों मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हम अपने विपन्स को कम करेंगे। ये कब साइन हुआ था? 2002 में साइन हुआ था, इन मई 2002। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज मॉस्को ट्रीटी, याद रखिएगा इसको मॉस्को ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यूएसए जो है और रशिया दोनों अपने विपन्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, एक बोल सकते हैं एक कोशिश। ओके, तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जितने सारे आर्म्स ट्रीटी। आप लोग तैयार हैं क्या? आर यू ऑल रेडी विद द रिवीजन? ऑल आर्म्स ट्रीटीज, आर यू ऑल रेडी? चलिए, तो सबसे पहले बताइए सीटीबीटी, आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे। सीटीबीटी, सीटीबीटी कब हुआ? सीटीबीटी बिल्कुल, वेरी गुड, 1996। पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, पीटीबीटी, पीटीबीटी 1963, वेरी गुड, वेरी गुड, 1963। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कब हुआ था? 1968, वेरी गुड, 1968। बिल्कुल बिल्कुल 1970 में फोर्स में आया था, बिल्कुल, वेरी गुड। इसके बाद आता है साल्ट वन। साल्ट वन कब हुआ? साल्ट वन बिल्कुल 1972, याद रखिएगा 1972। और साल्ट टू, साल्ट टू कब हुआ? कल एग्जाम में आया था, कल आया था क्वेश्चन, 1979, बिल्कुल याद रखिएगा। स्टार्ट वन, स्टार्ट वन कब हुआ? 1991, वेरी गुड, 1991। और स्टार्ट टू कब हुआ? स्टार्ट टू कब हुआ? 1993, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब इसकी बात कर लेते हैं, चलिए बता दीजिए शॉर्ट, ये तो अभी डिस्कस कर लिए 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेक्ट, मैं पोल दे रहा हूं, मैं आपको पोल दे रहा हूं, बिल्कुल 2005 में इन्फोर्स हुआ। चलिए ठीक है, देख बहुत अच्छा। दिस टाइम आई कैन सी दैट टोटल 9 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, 3 लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। ये तो आसान था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। देखिए कैसे, क्या इंडिया एनपीटी को साइन किया है? तो पहले बात है ऑप्शन ए तो होगा नहीं, जो ऑप्शन होगा नहीं ए, तो आपका डी ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन नहीं होगा मतलब ए भी नहीं होगा, और आपका, चलिए अब चांसेस है कि बी और सी में हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चाइना हैज नॉट साइन द एनपीटी, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि चाइना ने एनपीटी को साइन किया है। ठीक है, चाइना है साइन टी, बिल्कुल। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, इंडिया एंड पाकिस्तान नॉट साइन द एनपीटी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन, मतलब यह है कि आपका 1 2 होगा नहीं, मतलब फिर होगा। इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा के 100% यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। आप लोग सीख रहे हैं एंड इस ट्रिक को सीखिए। चीजों को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आंसर पता हो, बट एलिमिनेशन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान एनपीटी हैज साइन बाय योर साइन किया था, बाद में पीछे हट लिया और फिर अपना करता है। चलिए सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखने को मिलता है कि 4 स्टेट अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इसको याद रखिएगा। इसमें आपका इंडिया है, पाकिस्तान है। याद रखिए, जहां इंडिया आएगा वहां पाकिस्तान आएगा। इसमें इजराइल, इजराइल भी नहीं किया है साइन। कब मिला है दर्जा इसको? यूएनओ, यूएनओ के द्वारा कब दिया गया इसको स्टेटहुड, या कब अडॉप्ट, कौन बताएंगे? इन विच ईयर साउथ सुडान वाज बिकम ए मेंबर ऑफ यूएनओ? पता है, 2011। ठीक है, इसको याद रखिए, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं
बिल्कुल ये जो है आपका एनपीटी साइन कब हुआ था 1968 में, 1970 था आपका तो फोर्स आया था। अब में देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया जो है वो साइन करता है इसको, ठीक है, साइन करता है, लेकिन बाद में 2003 में क्या करता है ये करता है, ठीक है, बोलता है कि हमें नहीं रहना है इसमें, और फिर वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी करता है। चलिए अब आप लोग के लिए लीजिएगा, नहीं तो एक काम करूंगा मैं इस स्लाइड को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत काफी इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखने को मिलता है, सबसे पहला कंट्री जो करता है 1945 में, और ये एनपीटी को स्टेट में, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका यूएसएसआर, जो रसिया है 9 में, ये क्या करता है आपका न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। आपका लाइक यूके, यूके जो है 19 रखिएगा 1952 में ये अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, में मेंबर बन जाता है। हमें देखने को मिलता है फ्रांस, फ्रांस जो है न्यूक्लियर टेस्ट से आते हैं कि कंट्रीज ने कब कब न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। मुझे लगता है प्रीतो को मिला आता है, और इसके साथ साथ मुझे देखने को मिल रहा है चाइना, बात तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्या आगे बढ़ा जाए, कैन वी मूव हेड? यहां तक सब कुछ क्लियर है गाइस? आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक, ओके। आपको बताना है कि मार्टिन राइट ने जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्लेरिफाई किया है या इसको डिवाइड किया है, वो कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट में किया है, या किस फॉर्म में किया है? ओके, सॉरी सॉरी, मेरी माइक ऑफ, मेरी माइक ऑफ थी। ओके, तो इसका आंसर 10 लोगों ने करेक्ट किया था, 2 लोगों ने इसका आंसर इनकरेक्ट किया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 10 लोगों ने किया था, और जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 2। मार्टिन राइट जो है वो फिलोसफिकल ट्रेडिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियलिज्म, रेशनलिज्म और रेवोल्यूशनरिज्म। याद रखिएगा 2020 का जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल मैकियावेली द थ्री ट्रेडिशन, ये जो किताब है इसमें उन्होंने बात किया है कि हिस्ट्री में 3 ट्रेडिशन की बात की गई है, रियलिज्म जिसमें आपका मैकियावेली, रेशनलिज्म ब्रॉटियन एंड कांटियन जिसमें कांट जो होते हैं रेवोल्यूशनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आज के लिए थी, आपके लिए, एंड ऐसी मिली, एंड आप लोग की प्रिपरेशन, एंड आप लोग अपने आप को बूस्ट अप करते रहोगे, प्रॉमिस करोगे मुझसे। तो क्या ऐसी सेशंस बेनिफिट है, ऐसी सेशन हो बेनिफिट हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस विथ मी समथिंग, आपको एक प्रॉमिस करना होगा, हम डेली जितना मन करेगा उससे ज्यादा पढ़ेंगे, मेरी जितना मन, सबको प्रॉमिस करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप लोगों को पेपर 1 डेली सॉल्व करना है, पेपर 1 को डेली सॉल्व करना है। प्रॉमिस से डर लगता है साहब, चलिए प्रॉमिस खुद से कीजिए, मेरे से प्रॉमिस मत कीजिए, ठीक है, प्रॉमिस योरसेल्फ, यस आई हैव टू डू, खुद से, ठीक है। चलिए, छोटी सी चीजें थी जो मुझे आपसे साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो रिजल्ट ऑफ कोर्स आने चाहिए, रिजल्ट एक ही चीज पे डिपेंड करेगी, वो आपकी खुद की मेहनत, ठीक है। तो थैंक यू।